नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। इस भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत हमने शुरू कर रखा है, जिसमें हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली के सुल्तानों में या दिल्ली जो सल्तनत है, इसके अंदर हमने दो वंशों को पढ़ लिया है, जिनमें गुलाम वंश था। इस गुलाम वंश को पढ़ लिया है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश को पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तुगलक जो वंश है, इस तुगलक वंश का शासनकाल या जो समय काल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहने वाला है। दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे या दिल्ली के जितने भी वंश हैं, इनमें सर्वाधिक समय तक इस वंश के शासकों ने शासन किया है। सर्वाधिक यानी 94 वर्ष तक इस जो तुगलक वंश है, इस तुगलक वंश के शासकों ने 94 वर्ष तक क्या किया है, शासन किया। जबकि सबसे कम खिलजी जो वंश था, इस खिलजी वंश के शासकों ने किया है 30 वर्ष तक। इस तुगलक जो वंश है, इस तुगलक वंश का जो संस्थापक है, ये है गयासुद्दीन तुगलक। इस गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। ठीक है, यानी वास्तविक नाम क्या था इसका? गाजी मलिक था। इस गाजी मलिक पहले किसका वजीर था? ये जो अलाउद्दीन खिलजी पढ़े हम, खिलजी जो वंश है, इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी का ये वजीर हुआ करता था या प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसने इस तुगलक वंश की क्या डाली है, नींव डाली है। इसने जो दिल्ली थी, दिल्ली पर इसने क्या किया था? दिल्ली के पास में ही एक पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। इस पहाड़ी क्षेत्र में इसने एक शहर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम तुगलकाबाद शहर है। इसका निर्माण इसने करवाया था। और इसने सिंचाई नहर यानी सिंचाई के लिए इसने नहर का प्रबंध करवाया था। सबसे पहले ऐसा शासक है, ये ऐसा सुल्तान है जिसने सबसे पहले क्या करवाया है, नहर का निर्माण करवाया है या नहरों का कार्य इस गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया है। इस गयासुद्दीन तुगलक के समय एक सूफी संत रहा करते थे, जिनका नाम निजामुद्दीन औलिया है। इस निजामुद्दीन औलिया को हमने जो खिलजी वंश था, इस खिलजी वंश में भी पढ़ा है। तो ये जो निजामुद्दीन औलिया है, इस निजामुद्दीन औलिया को इसने एक उपाधि दी थी, जिसका नाम है महबूब ए इलाही। यानी महबूब ए इलाही की उपाधि देने वाला गयासुद्दीन तुगलक है। किसको? इस निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को ये उपाधि देने के कुछ समय बाद जो ये गयासुद्दीन तुगलक है, ये गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के लिए जाता है। यानी बंगाल को अपने जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता है। तो यहाँ अभियान के लिए जाता है। पीछे से जो ये निजामुद्दीन औलिया था और इसका पुत्र, इस गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था, ये दोनों मिलकर इसके यानी जोना खान ने विद्रोह कर दिया। इस बात का जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चलता है कि निजामुद्दीन औलिया और जो जोना खां है, इस जोना खां को बिठाकर क्या करवा दिया है, विद्रोह करवा दिया है। तो ये बंगाल से ही कहता है किसको? निजामुद्दीन औलिया को, कि निजामुद्दीन औलिया आपकी मैं मृत्यु कर दूंगा आते ही। तब इस निजामुद्दीन औलिया ने कहा है कि सुल्तान अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि आप बंगाल में हैं, तो दिल्ली आ तो सही है, मतलब आइए तो सही। ठीक है, तो इसके बाद ये जो बंगाल अभियान पूरा करके वापस लौट रहा था, तो इस समय जोना खान ने क्या किया कि इसने तुगलकाबाद शहर बसाया था। इस तुगलकाबाद में एक लकड़ी के महल का निर्माण करवाया उसके स्वागत के लिए। किसके? जो इस गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए इसने एक लकड़ी का महल बनवाया जोना खान ने, यानी उसका पुत्र ही तो था ये जोना खान। तो इस जोना खान ने क्या बनवाया? लकड़ी का महल बनवाया। स्वागत के बाद ये लकड़ी का महल गिर गया या ढह गया। ढहने के कारण इसकी जो मृत्यु हो गई, इसकी इस गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। या उससे दबकर मृत्यु होने के बाद यानी कि जो दिल्ली तो दूर रह गई अब, क्योंकि ये बंगाल से कहाँ है, तुगलकाबाद शहर दिल्ली से तो बाहर ही रहा, तो दिल्ली नहीं पहुंच पाया। इसलिए इसके शब्द क्या रहे? सुरक्षित रहे। किसके? इस निजामुद्दीन औलिया के। इसके बाद इसकी जो गयासुद्दीन तुगलक की कब्र कहाँ है? तुगलकाबाद शहर में। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है जोना खां। जोना खां अपना नाम बदलकर या नाम परिवर्तित कर शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इसका शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहता है। ये इसका पुत्र था। ठीक है, इसका नाम जोना खां था वास्तविक, लेकिन इसने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा था। ये पागल सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था या सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ शासक था। इन जो सुल्तान दिल्ली के जितने भी सुल्तान बने हैं, उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा शिक्षित कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, इसको पागल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो नीतियां थी, इसकी जो योजनाएं थी, वो जनता को समझ नहीं आती थी, और जनता की जो बातें थी वो इसको समझ में नहीं आती थी। ठीक है, यानी इसने जो भी जनता के ऊपर जितनी भी योजनाएं लगाई, ठीक है, अपने शासनकाल में, उतनी इसकी विफल रही थी। इसलिए इसको पागल शासक कहा जाता है। रक्त पिपासु भी कहा जाता है। इसकी सनक भरी जो योजनाएं थी, इस कारण क्या कहा जाता है? इसको पागल, रक्त पिपासु है, क्रूर व्यक्ति या क्रूर शासक भी कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यानी इसकी क्या है, यानी प्रजा को बातें समझ में नहीं आती थी। प्रजा
इसकी बातें नहीं समझ पाती थी और ये पर्जा की बातें नहीं समझ पाता था। इसके शासनकाल में एक अफ्रीका से यात्री आया था। अफ्रीका का एक शहर है मोरक्को, यहाँ से एक यात्री आया था जिसका नाम इब्न बतूता था। इस इब्न बतूता को इसने काजी के पद पर नियुक्त किया। किसने? इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त किया था। इस इब्न बतूता ने इसके शासनकाल में जितनी भी इसकी योजनाएं थी उनके बारे में रहेला नामक पुस्तक में लिखा है। रहेला का मतलब सफरनामा में लिखा है। ये जब दिल्ली आया था तो दिल्ली को इसने सर्वश्रेष्ठ बताया कि सर्वसंपन्न बताया था। किसने? इस इब्न बतूता ने। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को क्या बताया है? सर्वश्रेष्ठ बताया, विश्व में सबसे प्रसिद्ध या सबसे संपन्न शहर बताया था इसने। ठीक है। जो तुगलक है, इस मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1336 ईस्वी के अंदर दक्षिण भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसकी स्थापना यानी हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक हिंदू साम्राज्य बसाया गया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। इन दोनों भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में, इसके साथ ही एक 1347 ईस्वी के अंदर एक मुस्लिम जो वर्ग था, इसने अपना स्वतंत्र राज्य, ठीक है, बहमनी राज्य था जिसको बहमन शाह था, इस बहमन शाह ने क्या किया था? स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। वो भी दक्षिण में पड़ता है यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। इसी के समय जो दिल्ली थी, ये दिल्ली से अपनी जो राजधानी, इसी के समय दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी जो दौलताबाद नाम से इसने, यानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। क्यों ले गया था? क्योंकि यहाँ उत्तर भारत के अंदर अकाल पड़ गया था। इस अकाल पड़ने के कारण ये अपनी जो राजधानी दौलताबाद ले गया था। दौलताबाद 2 वर्ष रखा, 2 वर्ष बाद वापस दिल्ली लेके आया था। जो आगे के कार्य हैं वो देखते हैं। इसका दोआब जो क्षेत्र है, इस दोआब क्षेत्र को इसने करवर्दी कर दी थी। यानी दोआब क्षेत्र हम जब भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें नदियां पढ़ेंगे तो नदियों के बारे में कहा गया है, या दोआब जो क्षेत्र है, यानी 2 नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब कहा जाता है। तो उस स्थान पर सर्वाधिक खेती होती है या अच्छी खेती होती है, तो उस पे इसने क्या कर दिया था? कर में वर्दी कर दी थी या कर लगा दिया था। ठीक है। और इसने कृषि एवं सिंचाई जो विभाग है इसकी स्थापना करवाई थी। इसका खुरासान का जो अभियान था, इस खुरासान का अभियान भी विफल रहा था, तो इसकी सनक भरी योजनाएं हुई ना। और इसने क्या किया था? चांदी का एक सिक्का चल रहा था उस समय, तो इस चांदी के सिक्के के बराबर ही इसने तांबे का और कांसे का सिक्का प्रचलन में कर दिया कि जो जनता थी, इस जनता ने तांबे का सिक्का अपने घर में ही छाप कर, ठीक है, इसके जो राजस्व विभाग था उसमें जमा करवाने लगे और इससे चांदी अपने घरों में क्या करने लगे थे? जमा करने लगे थे। इसलिए इसको पागल शासक कहा जाता है, क्योंकि इसके जो मुख्य जिसकी चांदी थी, इस चांदी की कीमत होती है, तो ये चांदी तो जनता के पास है और जो तांबा है वो तांबा किसके पास है? इसके राजस्व में है। तो क्या शासक करेगा, क्या शासन चलाएगा? तो ऐसी इसकी योजनाएं थी। ठीक है। इसकी ऐसी योजनाएं क्या रही थी? विफल रही थी। एक इसकी इंपॉर्टेंट बात और पढ़ लेते हैं। तो भारत में प्रथम प्रयास यानी सती प्रथा है, इस सती प्रथा का प्रयास इसके बाद जो अगला जो शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, उसने इस सती प्रथा का क्या किया था? बंद किया था। तो ये तुगलक वंश के शासक हैं। ठीक है। इसके बाद हम मुस्लिम जो सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें अकबर था। इस अकबर ने भी इस सती प्रथा का विरोध किया है, उसको बंद करने का प्रयास किया था। अंतिम जो मुसलमान करता था या मुस्लिम आक्रांता था वो औरंगजेब था। इस औरंगजेब ने भी इस सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया है। जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के समय 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का भाई था, उसकी यानी इसकी राजा राम मोहन राय की भाभी, ठीक है, ये उसके भाई की चिता पर सती हो गई थी। तो सती होने के बाद इसे राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था। समय भारत के गवर्नर हुआ करते थे, यानी अंग्रेज थे, वो गवर्नर के पद के ऊपर थे। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से एक कानून बनाया गया, उस कानून को फॉलो किया गया। ठीक है। लेकिन अंततः 1887 ईस्वी के अंदर जो द्यूराला नीम का थाना में पड़ता है, यहाँ पर अंतिम सती हुई थी रूप कंवर के नाम से। तो ये अंतिम सती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है प्राचीन भारत के अंदर। हम जब गुप्त पढ़ेंगे तो गुप्तों के अंदर भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है एरन नाम से, एरन अभिलेख, जो 510 ईस्वी का है। यहाँ से सती प्रथा का प्रचलन होता है और अंत कहाँ होता है? 1887 देवराला नीम का थाना के अंदर है। यहाँ पर जो रूप कंवर का अंतिम सती देखने को मिलती है। तो ये चीजें हैं। इसने सांकेतिक मुद्रा का क्या किया था? प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा मैंने बता दी है कि चांदी के स्थान पर इसने क्या किया था? तांबे और कांसे की जो सिक्के थे वो चलाने का प्रयास किया था। इसकी 1351 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1351 में इसकी मृत्यु सिंध का एक ठट्टा नामक स्थान है, यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अलबरूनी था, इस अलबरूनी ने
बर्नी ने ये कथन कहा है कि इसको जनता से और जनता को इससे क्या है आखिरकार मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये परेशान था। 1851 में इसकी क्या मृत्यु होगी ठट्टा में, सिंध के जो प्रांत ठट्टा था यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर अगला जो शासक बनता है इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बनता है। तो इस चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक है, इस तुगलक का पहला राज्याभिषेक तो ठट्टा में होता है। उसके बाद दूसरा अभिषेक राज्य जो अभिषेक है ये दिल्ली में होता है। तो इसका ऐसा सुल्तान है दिल्ली सुल्तान का, दिल्ली जो सल्तनत है इसका ऐसा सुल्तान है, पहला सुल्तान जिसका 2 बार क्या हुआ है राज्याभिषेक हुआ है। इसका शासनकाल या जो फिरोज शाह तुगलक है इसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहता है। ये दिल्ली सल्तनत का अकबर कहलाता है। तो इसका अकबर जैसी इसकी क्या थी नीतियां थी, अकबर के जैसे ये कार्य करता था। इसके साथ ही इसकी धार्मिक कट्टरता यानी मुस्लिम धर्म को ये ज्यादा मानता था, इसलिए इसको औरंगजेब है, औरंगजेब का बड़ा भाई कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक कट्टरता के कारण इसको क्या कहा जाता है औरंगजेब का बड़ा भाई कहा जाता है। इसने लगभग 300 शहरों का निर्माण करवाया था, जिनमें 6 शहर मुख्य हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इसके हिसार जो हरियाणा पड़ता है इसने यह शहर बनवाया था या इस शहर का निर्माण करवाया था। फतेहाबाद जो हरियाणा में पड़ता है, तो इसके पुत्र जन्म हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में इसने फतेहाबाद शहर का निर्माण करवाया था। फिरोजपुर पंजाब में है, इसका निर्माण करवाया था। फिरोज शाह कोटाला जो दिल्ली में पड़ता है, जिसका वर्तमान नाम अरुण जेटली के नाम पर है, अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है, वैसे ही इसका नाम है क्या फिरोज शाह कोटला था ना, इसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया है अरुण जेटली कर दिया है। इसके बाद हम अगला जो देखते हैं वो फिरोजाबाद है। इस फिरोजाबाद यूपी में पड़ता है, इसको काश नगरी के नाम से भी जाना जाता है या काश नगरी कह सकते हैं। अगला है जौनपुर, ये जौनपुर भारत का सिराज कहलाता है। तो इसने इन शहरों का क्या करवाया है निर्माण करवाया है। सर्वाधिक सिंचाई के लिए नहरों का प्रयास किसने किया है फिरोज शाह तुगलक ने, यानी फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा भारत के अंदर नहर थी, इन नहरों से सिंचाई होती थी। ठीक है, उड़ीसा में जगन्नाथ जो मंदिर है इसको नष्ट करवाया था, यानी इसने धार्मिक कट्टरता यानी जगन्नाथ जो हिंदू मंदिर थे हिंदू मंदिरों को तोड़वाया और मस्जिदों का निर्माण करवाया, ऐसा इसका क्या है यह है। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, यानी ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर लेने वाला पहला शासक कौन है। फिर से कुतुब मीनार थी, इस कुतुब मीनार की 2 मंजिलें ढह गई थी, उनका पुनः निर्माण इसने 1369 ईस्वी में करवाया था। तो 1369 में क्या करवाया है इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इससे पहले हम इल्तुतमिश जब पढ़े थे तो इल्तुतमिश ने क्या करवाया था 1229 ईस्वी में इस कुतुब मीनार का पूर्णतः निर्माण करवा दिया था। उससे पहले शुरू किसने करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में शुरू करवाया था। ठीक है, तो वो पीछे वाली जो क्लास है वो भी देखते रहिए, क्योंकि उनमें भी जो तुगलक है इसके कार्य देखते हैं। विधवा विकलांग के लिए इसने घर बनवाए थे। इसकी जो जनता में आर्थिक स्थिति से जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके लिए इसने एक विभाग बनाया था जिसका नाम दीवान खैरात था। इसके 24 कष्टदायी कर लगे रहते थे, यानी 24 कष्टदायी कर थे। उन 24 कष्टदायी करों को हटाकर इसने 4 ही कर रखे थे। 4 करों में इसने खैराज रखा था, खैराज का मतलब लगान। ठीक है, खुम्स यानी युद्ध में से जितना भी धन लूटा जाता था वो राजस्व में जमा करवाया जाता था। ठीक है, और जजिया और जकात, जजिया हिंदू से लिया जाने वाला कर और जकात मुसलमान जो समुदाय है उससे लिया जाने वाला कर, यानी ये 4 ही कर इसने छोड़े थे, बाकी सभी के सभी कर क्या कर दिए थे इसने नष्ट कर दिए थे, हटा दिए थे। तो ये क्या था फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, इसके बाद अगला जो शासक आता है वो आता है नसीरुद्दीन महमूद। ये नसीरुद्दीन महमूद है, इसका पुत्र था। ठीक है, ये अंतिम सुल्तान था। कौन नसीरुद्दीन महमूद इस तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। इसके समय 1358 में क्या होता है तैमूर लंग का आक्रमण होता है। इसका साथ यानी तैमूर लंग है, इस तैमूर लंग का साथ देने वाला खिजर खां था। इस खिजर खां ने इस तैमूर लंग का साथ दिया था। इस कारण ये 1358 ईस्वी में दिल्ली के जो तुगलक वंश थे इस तुगलक वंश को हराकर 1358 से लेकर 1414 ईस्वी तक तैमूर लंग का क्या होता है यहाँ शासन होता है। लेकिन दिल्ली है, इस दिल्ली को खिजर खां है, इस खिजर खां को दे देता है। दिल्ली को छोड़कर संपूर्ण भारत के ऊपर किसका शासन रहता है इस तैमूर लंग का रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 1414 ईस्वी में क्या किया इस खिजर खां ने इस महमूद जो नसीरुद्दीन महमूद था इस नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है। इसके बाद शासक बनता है। अगला जो वंश आएगा वो शहद वंश आएगा। तो शहद वंश के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद।